नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर जिसका शीर्षक है आखिरी शब्द, जिसे लिखा है शिखा श्रीवास्तव ने। आइए शुरू करें। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी। बीच में कभी-कभी बादलों की गर्जना भी सुनाई दे रही थी। विनय को ये मौसम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन स्नेहा, वो तो बचपन से ही बारिश में खूब मस्ती करती थी। उम्र के 21वें पायदान पर कदम रखने के बाद भी बारिश के पानी में कागज की कश्तियां बनाकर तैराना उसे बहुत भाता था। सब उसे चिढ़ाया करते थे, बड़ी हो गई हो पर बचपना नहीं गया। और वो सब पर पानी के छींटे उड़ाती खिलखिला दिया करती थी। आज स्नेहा और विनय की पहली मुलाकात के 3 साल पूरे होने जा रहे थे, इसलिए दोनों मिलकर आज इस दिन को कुछ खास तरीके से मनाना चाहते थे। अपनी खिड़की पर खड़ी स्नेहा हाथ बाहर निकाले बारिश के पानी से अटखेलियां करती हुई विनय के फोन का इंतजार कर रही थी। उधर विनय असमंजस में था कि इस बरसात में बाहर जाए या ना जाए। हारकर स्नेहा ने ही विनय को फोन किया। ओफो, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम तो जानती हो मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सोच रहा था किसी और दिन मिलते हैं, विनय ने कहा। स्नेहा नाराज होती हुई बोली, किसी और दिन? क्या मतलब है तुम्हारा? किसी और दिन आज जैसा एहसास होगा क्या? तुम तो ऐसे डरते हो जैसे नाजुक सी कली हो। अच्छा ठीक है बाबा, 10 मिनट में आ रहा हूँ मैं, कहकर विनय ने फोन रख दिया। जैसे ही दोनों अपनी तय की हुई जगह पर पहुंचे, बारिश और तेज हो गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब बारिश थोड़ी हल्की हुई तो स्नेहा बोली, चलो अब चलें, कब तक यहीं अटके रहेंगे? विनय के नानुकुर करने के बावजूद भी स्नेहा ने उसे बारिश में खींच ही लिया था। बारिश की बूंदें भी मानो स्नेहा के चेहरे पर गिरती हुई अटखेलियां कर रही थी। विनय एकटक स्नेहा के मासूम चेहरे को देख रहा था। आज पहली बार उसे ये मौसम अच्छा लग रहा था। ऐसे ही कभी भीगते, कभी कहीं रुकते, थोड़ा वक्त साथ बिताने के बाद दोनों अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। कुछ ही दिनों में विनय और स्नेहा के एमबीए का परिणाम आने वाला था। उम्मीद के मुताबिक दोनों ही अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो गए थे। जहां स्नेहा ने कैंपस इंटरव्यू के जरिए कंपनी में नौकरी हासिल कर ली थी, वहीं विनय अपने पापा के साथ अपना पारिवारिक व्यवसाय में लग गया। आम भारतीय परिवारों की तरह अब विनय और स्नेहा दोनों के ही घरों में उनकी शादी की बात उठने लगी थी। स्नेहा के जोर देने पर विनय ने आखिरकार हिम्मत जुटाते हुए अपने घर में सबको अपने और स्नेहा के रिश्ते के बारे में बता दिया। विनय की जिद पर उसके माँ पापा स्नेहा के परिवार वालों से मिलने के लिए मान गए थे, लेकिन स्नेहा के साधारण से घर को बाहर से देखकर ही वो वापस लौट गए। घर पहुंचकर विनय के पापा ने गुस्से में उससे कहा, यह रिश्ता कभी नहीं हो सकता। कहाँ हम उच्च वर्ग से ताल्लुक रखने वाले और कहाँ वो इतने साधारण लोग। वो लड़की तुम्हें सिर्फ पैसों के लिए फंसा रही है। विनय गुस्से में उठकर चला गया। विनय की माँ ने उसके पापा से कहा, देखिए जी, जवान खून है, गुस्से में नहीं प्यार से समझाना होगा उसे। फिर उन्होंने ही अपनी एक सहेली की बेटी नेत्रा का रिश्ता विनय के लिए ढूंढा, जो उनकी तरह ही न सिर्फ अमीर घर से संबंध रखती थी बल्कि अपने माँ पापा की इकलौती संतान भी थी। विनय को नेत्रा के पिता के बड़े कारोबार के सहारे और अमीर बनने, सुखी और सुरक्षित भविष्य के सपने दिखाकर अंततः उसके माँ पापा ने उसे इस रिश्ते के लिए मना ही लिया था। विनय आखिरी बार स्नेहा से मिलने गया, उसे अपनी मजबूरी का वास्ता देकर हमेशा के लिए अलविदा कहने। उसकी बात सुनकर मानो स्नेहा आसमान से एक झटके में जमीन पर आ गिरी। उसे विनय से ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बहुत मुश्किल से उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और पलकों की कोर तक छलक आए आंसुओं को अपने अंदर थामकर विनय से बस इतना ही कहा, फिक्र मत करो, ना मैं तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता दूंगी, ना ही अपनी खुशियों की भीख मांगूंगी, और ना कभी मेरे हृदय से तुम्हारे लिए बद्दुआ ही निकलेगी। तुम चाहे जहां भी रहो, मैं हमेशा तुम्हारी शुभचिंतक रहूंगी। उसकी बात सुनकर विनय बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जो स्नेहा अभी विनय के सामने मजबूत नजर आ रही थी, वो उसके जाते ही कैसे फूट फूट कर रो पड़ी। देखते ही देखते तेज बरसात शुरू हो गई। बरसात में भीगती हुई स्नेहा पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ी। आसमान से हो रही बरसात के साथ उसकी आंखों से होने वाले आंसुओं की बरसात ऐसे घुल मिल गई थी मानो बरसों की बिछड़ी हुई सहेलियां हों। सड़क पर बेसुध सी चलती स्नेहा को अचानक
ट्रक के तेज हॉर्न की आवाज़ ने चौंकाया, लेकिन जब तक वो संभलती देर हो चुकी थी। इस हादसे में उसने अपने पैरों के साथ साथ अपने बोलने की शक्ति गंवा दी थी। कुछ दिनों के बाद विनय और नेत्रा की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। रुपए, पैसे, प्रतिष्ठा की चकाचौंध में विनय धीरे धीरे स्नेहा को पूरी तरह भूल गया। उधर स्नेहा भी अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी थी। डॉक्टरों के अथक परिश्रम और स्नेहा की इच्छा शक्ति की बदौलत उसके निर्जीव पैरों में तो जान आ गई थी, लेकिन उसकी आवाज सदा के लिए कहीं खो गई थी। स्नेहा की खामोश निगाहों को देखकर ऐसा लगता था मानो अब वो जानबूझकर खामोशी की चादर ओढ़कर इस संसार के शोरगुल से दूर हो जाना चाहती थी। देखते देखते 5 वर्ष बीत चुके थे। विनय की जिंदगी में अब बस एक ही चीज रह गई थी, कारोबार को और बढ़ाते जाने की चाहत। पैसे के नशे में वो इस कदर डूब चुका था कि अब उसकी जिंदगी में परिवार का अस्तित्व ही नहीं रह गया था। विनय के इस व्यवहार से तंग आकर आखिरकार नेत्रा अपने इकलौते बेटे को साथ लेकर उसे छोड़कर ये कहकर चली गई कि विनय के साथ उसका दम घुटता है, क्योंकि उसे बस पैसे दिखते हैं और कुछ नहीं। पत्नी और बच्चे से उसे कोई लेना देना नहीं है। विनय और नेत्रा दोनों के परिवार अपने आप को सही मानकर ना झुकने के लिए तैयार थे। न उन दोनों के बीच सुलह करवाने की ही जरूरत उन्होंने समझी। विनय ने कभी नहीं सोचा था कि नेत्रा ऐसा भी कुछ कर सकती है। उसके इस तरह चले जाने के बाद विनय का मन हर चीज से ऊबने लगा था। घर लौटने पर अकेले कमरे में किसी को ना पाकर अब उसे अकेलापन काटने लगा था। उसने एक बार कोशिश की नेत्रा से बात करने की, लेकिन उसने साफ शब्दों में जवाब दे दिया था कि अब उसके रास्ते से विनय अलग है। विनय ने कभी अपने बच्चे के साथ भी इतना वक्त नहीं बिताया था कि उसे अपने पापा से लगाव होता। ऐसे में अचानक विनय को स्नेहा की याद आई। कुछ वक्त पहले उसके एक मित्र ने बताया था कि स्नेहा ने अब तक शादी नहीं की थी। हिम्मत करके विनय स्नेहा के घर उससे मिलने गया तो उसे पता चला कि वो कंपनी छोड़कर अब एक अनाथालय में नौकरी करने के साथ साथ वहीं पर रहती है। अनाथालय का पता लेकर जब विनय वहां पहुंचा तो स्नेहा बगीचे में बच्चों को चित्रकारी सिखा रही थी। विनय को देखकर भी उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और उसे इंतजार करने का इशारा किया। कक्षा खत्म करके स्नेहा विनय के पास आई। विनय ने उदास लहजे में नजरें चुराते हुए किसी तरह उससे कहा, स्नेहा, तुम्हें और तुम्हारे प्यार को ठुकराकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला हो गया हूं। मेरी जिंदगी में फिर से लौट आओ। अब मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तुम्हें दुनिया का हर सुख दे सकता हूं। स्नेहा ने विनय की बात का कोई जवाब नहीं दिया। विनय बेचैन होकर फिर से बोला, कुछ तो कहो स्नेहा, लड़ाई ही कर लो, 4 बातें ही सुना दो, पर कुछ बोलो तो सही। तभी अनाथालय का एक बच्चा वहां आया। सर, आपको पता नहीं है कि स्नेहा मैडम बोलती नहीं है, उन्हें बोलना नहीं आता। उस बच्चे की बात सुनकर विनय हैरान रह गया। उसे हैरान परेशान देखकर स्नेहा उठी और अपने कमरे में जाकर उसने कागज पर लिखा, विनय, जब तुम मुझे अलविदा कहने आए थे उस वक्त मैंने तुमसे जो कहा था वही मेरे आखिरी शब्द थे। उस दिन मेरे साथ 2 दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें पहले मुझसे तुम्हारी मोहब्बत दूर हुई और फिर मेरी आवाज़। तुम्हारी मोहब्बत अपने साथ हमेशा के लिए मेरे होठों और दिल की आवाज़ भी ले गई। अपनी नियति को खुले दिल से मुस्कुराते हुए स्वीकार करके मैं समाज सेवा का संकल्प ले चुकी हूँ। अब मेरी जिंदगी में प्यार और शादी की कोई जगह नहीं है। तुम्हारे पैसों की ना मुझे तब कोई जरूरत थी ना अब है। तुम्हारे और मेरे सुख की परिभाषाएं अलग हैं। अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी ही ठीक हैं। ये पढ़कर विनय को गहरा धक्का लगा। वो सोच रहा था उसके नाम और रुतबे की बदौलत एक आरामदेह जिंदगी की चाहत में स्नेहा बीती बातें भुलाकर फिर से उसका हाथ थाम लेगी, लेकिन अफसोस कि वो कभी स्नेहा को समझ ही नहीं पाया था। अचानक ही आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। स्नेहा बाहर ठहरकर बारिश का इंतजार करने की जगह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अब उसके जीवन में न आसमान की बरसात के लिए कोई जगह थी, न आंखों की बरसात के लिए। उधर स्नेहा से मिलकर वापस लौटते वक्त विनय के कानों में स्नेहा के आखिरी शब्द गूंज रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।